नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। इस समय हम बस्ती जिले के गौर विकास खंड के ग्राम पंचायत तेनुची सिंह के राजस्व गांव निगवापुर में हैं। हमारे साथ अवधेश पांडे जी हैं और अवधेश पांडे जी को बड़ी सफलता ये मिली है कि एक साथ इनको 2 सरकारी नौकरी मिली है। हम इनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की, कहाँ-कहाँ पे और नौकरी की और कैसे ये सफलता पूरी पाए हैं। और जो नए युवा हैं, जो लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको समय प्रबंधन को लेकर के, बेहतर पढ़ाई को लेकर के और सबसे अहम बात है कि धैर्य बनाए रखें कैसे वो, इन सब बिंदुओं पे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, चाचा-चाची, फूफा-फूफा और जो हित मित्र जिन्होंने मेरी आर्थिक और सब तरह से मदद किया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, आप उसके बारे में बताएं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर दुबला चौराहा बस्ती से हुई। मैंने वहाँ हाई स्कूल पास किया। मेरी 11वीं-12वीं पढ़ाई श्री महादेव शुक्ल कृषक इंटर कॉलेज गौर से। मैंने किसी से इंटर पास किया। इसके बाद मैं 1 महीने 2014 में ही 1 महीने यूपी कैडेट का एग्ज़ाम होता है एग्रीकल्चर छात्रों के लिए, बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। उसके द्वारा आप जो उत्तर प्रदेश में 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं, उसमें आप प्रवेश पा सकते हैं। कौन सी परीक्षा? यूपी कैडेट। इसके द्वारा मैंने आचार्य नरेंद्र कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद से 2018 में मैंने ग्रेजुएशन किया। इसके बाद 2019 में मेरी नौकरी नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, सरकारी कंपनी है, उसमें मेरी जॉब लग गई। मैंने वहाँ 3 साल नौकरी किया। इसके बाद मैं 2022 में वहाँ से रिज़ाइन दे दिया, क्योंकि मुझे मतलब नौकरी में संतुष्ट नहीं था। क्या दिक्कत आ रही थी नौकरी में? नौकरी में मैं सोचा सकता था कि और इससे बड़ी नौकरी पाऊँ जिससे अपने माता-पिता का ऐसे तो नाम। होता है कि नौकरी में आदमी जब कोई नौकरी कर लेता है फिर तैयारी नहीं कर पाता है या संतुष्टि नहीं होती है, तो आपके साथ क्या नौकरी में बहुत जगह है कि आप नौकरी करते हुए भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा वो फील्ड का जॉब था। इसीलिए वहाँ मतलब कठिनाई होती थी तैयारी करने में। लिए मैंने 17 मई 2022 को मैंने रिज़ाइन दे दिया। इसके बाद मैं अपने घर पर ही तैयारी किया। कहीं मैं ये है कोचिंग वगैरह मैंने कहीं नहीं, आप खुद पर, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप इलाहाबाद, दिल्ली जाएँगे तो भी ये लोग कहते हैं, आप घर पर भी पढ़ाई कर सकते हैं सेल्फ स्टडी। आप अपने घर को ही लाइब्रेरी बना सकते हैं। बस ये है कि आप समाज से हट जाइए थोड़ा। आप मतलब ऐसे लगे कि आप खूब मंडूक हो गए हैं। अगर आप समाज में बैठेंगे तो लोग बहुत तरह का ताना-बाना भी मारते हैं, इसीलिए आप समाज से दूरी बनाइए। ऐसा जब आप सफलता मिल जाएँगी, लोग आपको जान जाएँगे। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप इलाहाबाद जाएँगे तो ही पढ़ाई हो पाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप घर पर भी पढ़ाई कर सकते हैं। मैंने 2.5 साल घर पर ही रह के पढ़ाई किया है और मैंने कृषि ग्रामीण विस्तार अधिकारी मध्य प्रदेश का भी फॉर्म भरा था। इसका मतलब 25 जनवरी 2025 को मेरा एक नौकरी लगा। इसके 2 दिन बाद मैं ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर बिहार, जो कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ये परीक्षा आयोजित थी, उसमें मतलब 4 पेपर भी था, इसके बाद इंटरव्यू भी था। इसका मतलब रिजल्ट आया वो 27 जनवरी 2025 को और अभी मेरा 8 फरवरी 2025 को नियुक्ति पत्र भी मिल गया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा और अब 18 तारीख से मेरी ज्वाइनिंग होगी, ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। तो आपने बिहार की नौकरी ज्वाइन कर ली है? जी, बिहार का मैंने जॉइन कर लिया है और मुझे मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिला मिला था, तो भी मैंने वहाँ जॉइन ही नहीं किया। तो जॉइन नहीं किया है तो रिज़ाइन देने का कोई मतलब ही नहीं है। दोनों नौकर हाँ, दोनों नौकरियों के रिजल्ट आने में कितना समय का डिफरेंस था, एक 25 जनवरी को आया, एक 27 जनवरी को आया। ये मेरी तीसरी जॉब है, गवर्नमेंट तीसरी जॉब है। जी। जब आपने नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया कि अब हम घर पे रह करके तैयारी करेंगे, तो उस समय परिवार के लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? परिवार के लोग ने तुरंत मतलब पूरा सपोर्ट किया। ये है कि मैंने अपने पिताजी से कहा कि मैं नौकरी नहीं करूँगा। उन्होंने तुरंत कहा कि तुरंत चले आओ। मैं उसी दिन ही रिज़ाइन दे दिया फिर तत्काल और मैं तैयारी किया और नौकरी मैं छोड़ दिया। तो मुझे उसका मतलब कोई वो नहीं था, आत्मग्लानि नहीं था या पछतावा नहीं था और मुझे उस नौकरी छोड़ने से बहुत फ़ायदा भी हुआ। मुझे अच्छी नौकरी मिल गई, ग्रेड पे का भी मतलब हर तरह से अच्छी जॉब मिल गई, अधिकारी रैंक पे हुआ। पहले मैं लोग दूसरों के अंडर में रहता था, अब मेरे अंडर में भी लोग काम करेंगे। अच्छा, सामाजिक प्रतिक्रिया किस तरीके से जब आप एक नौकरी छोड़ के आए? तो जनरली गाँव में सबके साथ होता है, हमारे नहीं साथ तो भी ऐसा मैं हुआ। 2.5 साल मतलब कहीं निकला ही नहीं था। 2.5 साल मैं अपने बगीचे में भी नहीं गया था। एक रोड पे पोखरा है, मैं कहीं नहीं गया था। मैं किसी से मतलब ही नहीं। 2.5 साल मैंने लोगों से बोलना ही बंद कर दिया। क्योंकि आप जब समाज में बैठेंगे तो तरह-तरह की बातें होंगी, इससे अच्छा आप अवॉइड कर लीजिए। जब सफलता मिल जाएगी फिर बैठिए, टहलिए, घूमिए, लोग आपके पास आएँगे। लेकिन मैं 2.5 साल में अपने पोखरे भी नहीं गया, मुझे कहीं जाता नहीं था मैं। नहीं, तैयारी के समय आपका समय प्रबंधन क्या था? किताबों का चयन कैसे किए? या आज के समय में यूट्यूब के सहारे लोग तमाम कोचिंग लेते हैं। यूट्यूब के सहारे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर सफलता पाना है तो पहले आप अपना नोट्स खुद बनाइए। आप अब सोचेंगे 4 घंटा, 5 घंटा या 10 घंटा डेली यूट्यूब से ही पढ़ाई करिए। किताबें बहुत ज़रूरी है।
यूट्यूब से आपको एक मार्गदर्शन तो मिलेगा, लेकिन मैं पूरा अगर आप मतलब पूरा उसी पे डिपेंड रहेंगे कि यूट्यूब से ही पढ़ाई, तो ऐसे नहीं। किताब पढ़िए, नोट्स बनाइए, लिख कर पढ़िए। मैं छात्रों को यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप लिख कर पढ़ेंगे तो ज़्यादा याद हो जाए, क्योंकि एक सब्जेक्ट है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब प्रसार शिक्षा, एक्सटेंशन एजुकेशन। अगर आप केवल पढ़ेंगे तो 15% ही याद होगा, लेकिन आप लिख कर और पढ़ेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा याद होता है। एक्सटेंशन में ये सिद्धांत है, मतलब कि लिख के पढ़ने से ज़्यादा याद होगा। अगर आप लिखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे और याद होगा, देखेंगे और ज़्यादा याद होगा। इसीलिए लिख कर पढ़िए, नोट्स बनाइए। मैं अपने कमरे में ही खुद लाइब्रेरी बना लिया था और इसी पे दीवारों पे सब पोस्टर वगैरह सब चिपका कर अपना पढ़ता था। है वो सब दीवारें हैं। ये सब है, सब बना हुआ है। मैंने 50 पेज दीवार पे लगाया हूँ। और मुझे उस जो चिपकाया था, मतलब जो कठिन थे, जैसे जो कुछ चीज़ होती है जो मतलब एग्ज़ाम में आते हैं लेकिन उस समय नहीं याद होता है तत्काल, तो जब एग्ज़ाम जैसे 1 दिन हमारा बाकी है, तो जो चीज़ कठिन है मैंने दीवारों पे चिपकाया था और मुझे उसकी सफलता भी मिली है। नहीं, जैसे परीक्षा में जब आप गए तो वहाँ कोई ऐसा सवाल या कुछ लगा हो जो अलग से थोड़ा जिसमें ज़्यादा रुचि आपकी रही हो, वही सवाल आ गया हो या जिसके बारे में आप कुछ नहीं सुने हो वो सवाल आ नहीं, गया हो? जैसे एग्रीकल्चर कहने के लिए केवल एग्रीकल्चर है, कि लोगों को लगता है कि एग्रीकल्चर मतलब केवल एक ही कृषि विज्ञान। एग्रीकल्चर में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। कम से कम हमारे पेपर में 15-16 सब्जेक्ट का रोल था। एक-एक सब्जेक्ट से लोग एक-एक सब्जेक्ट से पीएचडी करते हैं। एक सब्जेक्ट के ही अलग टीचर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं। अब कहने के लिए है कि कृषि विज्ञान में आपके सस्य विज्ञान के अलग प्रोफेसर होते हैं, वो एक सब्जेक्ट है, आप उससे पीएचडी करेंगे। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, हॉर्टिकल्चर है, तो हॉर्टिकल्चर में भी कई ब्रांच हैं। कोई फल विज्ञान से पीएचडी किया है, कोई सब वेजिटेबल से अलग किया है। एनिमल हस्बेंड्री भी आपको पेपर देना है। सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान के अलग प्रोफेसर होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के अलग होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का आज के ज़माने में बहुत रोल है। टिश्यू कल्चर, जैसे आप केला है, केले के लिए आप कम जगह में बहुत सारे प्लांट में टिश्यू टिश्यू कल्चर लैब बन रहा है। जी हाँ, टिश्यू कल हमने उस पे स्टोरी जी, तो टिश्यू कल्चर के मतलब वो होता है ना, टिश्यू कल्चर ये है कि पौधे के आप किसी भी भाग से, जैसे पत्ती है, तो पत्ती के माध्यम से उस पत्ती को आप पीस करके उसको लैब में उसके द्वारा पौधा तैयार किया जाता है। पौधे के किसी भाग से अगर नया पौधा हम तैयार कर दे रहे हैं, तो ही बायोटेक्नोलॉजी है। अब आप सरकारी व्यवस्था में जा रहे हैं। अब आपके पास कलम की पावर होगी। आप अगर चाहें तो सामाजिक रूप से बदलाव भी कर सकते हैं। तो जितना जीवन आपने गाँव में रह कर के जिया है, देखा है, किसानों के लिहाज से, तो आपको क्या लगता है कि आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा नौकरी में आने के बाद? और दूसरा, सरकार को आपकी तरफ से क्या सलाह होगी कि ज़मीनी स्तर पर किसानों का जीवन स्तर में सुधार हो, उनको सीधे आर्थिक रूप से जोड़ा जा सके और वो खेती के प्रति उनका आकर्षण बना रहे? अभी स्थिति क्या है, अगर पूर्वांचल की बात करें तो यहाँ ज़रूरत की वजह से आदमी खेती करता है, मुनाफ़े की वजह से नहीं करता, 1-2% को छोड़ करके। तो आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से क्या विशेष पहल होनी चाहिए? देखिए, सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं और सब्सिडी भी दिया जा रहा है। अब तो पहले ये था, बीज पे भी सब्सिडी दिया जा रहा है। जैसे 4000 कुंटल गेहूँ का बीज है, तो आप ₹2000 ही जमा करके 1 कुंटल गेहूँ ले आएँगे। 50% पैसा सरकार देती है। डीज़ल पे भी अनुदान है, कृषि यंत्रीकरण है, कस्टम हायर के द्वारा भी कई लोग समूह बनाकर अब एफपीओ चल रहा है, फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा अब कई किसान इकट्ठा होकर के ट्रैक्टर खरीद लेते हैं और स्वयं खेती करते हैं। किसान केवल धान, गेहूँ पर ही डिपेंड है। तो मैं किसान भाइयों को सलाह देना, आप मिश्रित खेती करिए। मिश्रित खेती का मतलब आप सब्जी भी उगाइए, सब्जी में ज़्यादा फायदा है। और इसके बाद कमर्शियल क्रॉप जो भी हैं, गन्ना है तो गन्ना भी आप, लेकिन क्रॉप रोटेशन, मतलब ये नहीं है हर खेत में आप एक बार गेहूँ बोए, अगले साल गेहूँ नहीं बोना चाहिए। अगर उससे क्या हो तो मृदा उत्पादकता घट जाती है। इस साल अगर गेहूँ बोए हैं तो दूसरे साल उसमें मटर लगा दीजिए, चना, क्योंकि दलहनी फसलें हमारी जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती हैं। और आप जैसे पशुपालन भी करिए। तालाब, जो लोग तो मछली पालन करना चाहते हैं, मछली पालन या मुर्गी पालन में भी फायदा है। मतलब मिश्रित खेती का मतलब यही होता है कि एक ही जगह पर, एक ही खेत पर कई सारे हमारे इंटरप्राइज हैं। इंटरप्राइज का मतलब जैसे मछली पालन अलग हो गया, कुक्कुट पालन हो गया या पशुपालन हो गया, ऐसा हमारे इंटरप्राइज हैं। तो एक ही जगह पर कई सारे ऐसे इंटरप्राइज का समूह करके हमें खेती करना, जिससे जैसे आप पशुपालन कर रहे हैं, गोबर जाएगा, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। अगर आप गोबर, कहीं आपका डेयरी फार्मिंग है तो उसका नाली की जो गोबर और उसका मूत्र वगैरह जो तालाब में जाएगा, तो इससे तालाब की जो मछलियां हैं उसको भी खाएंगी, उससे मछलियों का भी उत्पादन बढ़ जाएगा। और हमारा तालाब, और इसके बाद जब तालाब हमारा ऑफ सीजन में, तालाब का पानी तो हम सिंचाई के लिए यूज कर लेंगे। इसके बाद तालाब की जो मिट्टी होगी उसको भी हम निकालते हैं ऑफ सीजन में। जब एक बार हमारी मछली मछली हम हमारा उत्पादन हो जाए बेचने के बाद, उससे क्या होता है, उसको हम अपने खेत में डाल देंगे तो खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है। इसीलिए हम किसान भाई, मतलब आप मिश्रित खेती ही करिए। धान, गेहूँ, गन्ना इसमें मतलब फ़ायदा नहीं, सब्जी में ज़्यादा फ़ायदा है। आप 5 बीघा गन्ना लगाएँगे, 1 बीघा सब्जी बराबर है।
इसीलिए मतलब सब्जी का पालन करिए, डेयरी लगाइए, सरकार व्यवसायिक खेती की हाँ, कमर्शियल खेती में ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप धान गेहूँ जो जीवन निर्वाह आज के लिए परिप्रेक्ष्य में किसान केवल जीवन निर्वाह खेती कर रहा है। सब्सिस्टेंट टाइप हाँ, सब्सिस्टेंट फार्मिंग कर रहा है। गुज़ारा के लिए ही कर रहा है। अभी आप मशरूम की खेती है, मशरूम आप किसी कोठरी में, अंधेरे में आप छप्पर या पॉलीथीन की बना लीजिए, एक सेट बना लीजिए, उसमें आप मशरूम की खेती करिए। मशरूम में भी बहुत फ़ायदा है। आपको अच्छा पर बैग 10-15 केजी खाद लगता है, सड़ी खाद, पोल्ट्री मैन्योर या फाइयम वगैरह आप ले लीजिए। तो हमारे वहाँ हम किसान भाई हमारा तो काम ही है फील्ड का। हम किसान से अब तो हमारा चालू होगा ट्रेनिंग, किसान भाइयों की जितना हो सकेगा उतना हेल्प हम करेंगे अपनी तरफ से। आप ड्रैगन खेती, इस समय ड्रैगन फ्रूट ही चल रहा है, उसमें आप जाइएंगे मार्केट में 250-300 रुपया किलो आ रहा है। और ड्रैगन फ्रूट की खासियत ये होती है, कि ड्रैगन फ्रूट सेब से 20 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। जी, हम लोग कैंसर में भी बहुत उपयोगी है। ड्रैगन फ्रूट में विभिन्न प्रकार के मल्टीविटामिन पाए जाते हैं। तो ड्रैगन फ्रूट की खेती करिए, कुछ नहीं करना उसमें भी। एक नागफनी है, पानी की भी कम आवश्यकता होती है ड्रैगन फ्रूट में। स्थलीय पौधा है, आप के पास खंभा है, खंभा तैयार कर लीजिए, उसमें रिम बांध दीजिए, नहीं टायर है। ड्रैगन फ्रूट की खेती बहुत फायदा हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि जैसे जो लोग किसी नौकरी में काम कर रहे हैं लेकिन वो जानते हैं कि उनके अंदर क्षमता है कि वो बेहतर परिणाम ला सकते हैं। एक तो वो उनके लिए क्या संदेश है? दूसरा जो नए युवा हैं लगातार जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें एक पेशेंस की बात आती है कि अक्सर आदमी तैयारी करता है तो उसको लगता है कि नहीं समय बहुत हमारा ज़ाया हो रहा है। अब हमको कहीं न कहीं जाकर के कोई नौकरी छोटी-सी या प्राइवेट नौकरी के लिए चले जाना चाहिए। तो ऐसे लोगों को पेशेंस के लिहाज से क्या सलाह दें? पहली बात तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको यही सलाह देना चाहूँगा, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो ये नहीं है कि आप बाहर जाके तैयारी कर सकते हैं। घर पर रह के तैयारी करिए और सबसे बड़ी चीज़ है धैर्य। लोग आपको क्या कहते हैं आप मत उसको सुनिए। मैं भी 2.5 साल नौकरी छोड़ के बैठा था। लेकिन अब लोग जब सफलता मिल जाएगी तो अब सब तो कुछ भूल जाते हैं। भूल जाएगा। तो आप धैर्य रखिए और मैं हाँ, एक बात है, अगर आप लोगों से जितना दूरी बनाएँगे, सफलता उतनी जल्दी मिलेगी। बस। सामाजिक हाँ, गतिविधि कम कर दी। बस सामाजिक गतिविधि तो जितनी दूरी सफलता आप अगर लेना है, आप जितना टहलेंगे, जितना लोगों के बीच में रहेंगे, तो उतनी देर सफलता मिलेगी, नहीं भी मिल सकती है। और जिस दिन आप सबसे दूरी बना लीजिए, केवल अपने परिवार में रहिए, बस देखिए सफलता बहुत जल्दी मिल जाएगी, मैं ये कहूँगा। जो हमारा एक्सपीरियंस है। ये तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जीवन में हार बहुत ज़रूरी है। हार से क्या सीखने को मिलता हार से मैं हार ही गया, अगर नौकरी छोड़ दिया तो वहाँ हार गया। हार गया, कुछ भी मेरी परिस्थिति ऐसी थी, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिला है सीखने को। अब मैं जहाँ जाऊँगा उससे बेहतर करूँगा क्योंकि 3 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैंने बीज विभाग में ही कार्य किया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि बीज कैसे बनता है, कहाँ प्रोडक्शन होता है। किसान भाई भी बीज उत्पादन कर सकते हैं, बस उसके लिए थोड़ी लागत आती है। जिसके पास जो बड़े किसान हैं, तो बीज में बहुत फ़ायदा है। भारत सरकार दलहनी और तिलहनी पर 5,000 रुपया पर कुंटल सब्सिडी देती है। 2500 रुपया तिलहन फसलों पे और 5,000 रुपया पर कुंटल दलहनी फसलों पे सब्सिडी देती है। दलहनी फसलों एमएसपी मान लीजिए 90 रुपया किलो आपका चना बिक रहा है, सरकारी जो रेट है। उसके बाद आपको 5,000 रुपया प्लस और देगी सरकार, क्योंकि हमारे देश में पूरे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दलहन का उत्पादन भारत में होता है। लेकिन फिर भी भारत को दलहन का आयात करना पड़ रहा है, क्योंकि अब किसान दलहन, पहली बात तो दलहनी फसलों में हाइब्रिड वैरायटी कोई नहीं है। वो हाइब्रिड वैरायटी पहले आप देखिए गेहूं की 1 मीटर 1.5 मीटर तक होती थी। आज गेहूं आप देखिए 1 फीट पे ही गेहूं की बाली निकल आई। तो जब बौनी प्रजाति आ गई, हरित क्रांति आया 1966-67 में, तो इससे भी किसानों को बहुत फायदा मिला। नहीं तो हम अमेरिका से सड़ा हुआ गेहूं आयात करते थे। आज हमारे पास इतना खाद्यान्न है कि 2.5 साल पूरे भारत में अगर किसान बैठ कर खाएं, पूरी पॉपुलेशन जो हमारी है 150 करोड़, पूरा इतना अनाज है कि लोग बैठ कर खा सकते हैं। 2.5 साल की अनाज हमारे बफर स्टॉक, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन इंडिया इतना अनाज हमारे पास रिजर्व में रखा है। आज हमारे पास दुनिया की सबसे मतलब ताकतवर देशों में है कि हम लोगों को निर्यात कर रहे हैं, आयात नहीं कर रहे हैं। नहीं तो हम अमेरिका जैसे देशों से सड़ा हुआ गेहूँ निर्यात करते थे। निर्यात कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा एक आखिरी सवाल, जब नौकरी की जानकारी मिली आपको, तो घर पे ही थे आप? कौन सी? जिस दिन रिजल्ट आया घर हाँ, पे? वो मैं 25 तारीख को तो मेरा एक रिजल्ट आ गया था। तो मैं रात को 9 बजे पढ़ रहा था, तो मतलब मैंने किसी से मतलब कहा नहीं। हमने कहा एक दूसरा भी आ जाए तो करते हैं। पहला रिजल्ट आपने नहीं बताया? नहीं, मैंने नहीं बताया। जब दूसरा आ गया तो दोनों साथ एक साथ दोनों बात दोनों क्या बताया। प्रतिक्रिया थी परिवार के लोग? नहीं, परिवार मेरी माताजी बहुत खुश थी और आदमी के 2 ही आँसू आते हैं, या खुशी के या दुखी के। तो वो तो खुशी के आँसू थे, तो सब लोग चाचा-चाची, सब लोग, मेरी पत्नी भी मतलब बहुत खुश थे। जी।
तो देखिए, जीवन में अगर धैर्य है और परिवार का सहयोग है और अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए तमाम सारे समझौते कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, तो जीवन में हर लक्ष्य लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। और आप जब सफल होते हैं तो आपकी सफलता के साथ तमाम सारी बुराइयां अपने आप समाप्त हो जाती हैं और आप समाज को एक नई दिशा देने का काम करते हैं। बस्ती से पीटीसी लाइव के लिए विवेक कुमार मिश्रा।